सबसे पहले सवाल उठता है, भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, वहां धर्म के नाम पर एक अलग राज्य खालिस्तान की मांग क्यों? कौन थे भिंडरावाले, जिसे मारने के लिए अमृतसर में सीक्रेट आर्मी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? ऑपरेशन ब्लू स्टार का सही कारण क्या था? पंजाब से उठ रहे इन मुद्दों को समझने के लिए भिंडरावाले ने जिस खालिस्तान की इस मांग को बढ़ावा दिया था, उस खालिस्तान को समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों की तरफ नजर घुमानी होगी जो खालिस्तान की जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब 18वीं शताब्दी में पंजाब ने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम कर रखा था। सही मायने में देखा जाए तो खालिस्तान की मांग भले ही बाद में उठी, लेकिन इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हो चुकी थी, जब महाराजा रणजीत सिंह ने छोटे छोटे सिख मिसलों को मिलाकर सिख अंपायर की शुरुआत की। 1799 से 1849 के बीच सिख छोटे छोटे गुट नहीं बल्कि एक अलग साम्राज्य है, और इस सिख साम्राज्य का केंद्र हमारा लाहौर होगा। उस दौर के सिख साम्राज्य, जिसे पंजाब प्रोविंस भी कहा जाता था, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा लाहौर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा ये सभी शामिल थे। भारत में ब्रिटिश अंपायर आने के बाद भी 18वीं सदी तक सिख साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत से बचा रहा, लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई और इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने उस दौर के पंजाब पर कब्जा करना शुरू किया। महाराजा रणजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। सिख साम्राज्य के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। यह अच्छा मौका है सिखों की जमीन को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाने का। लॉर्ड एलनबरो के लीडरशिप में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की शुरुआत हुई और दूसरे एंग्लो सिख वॉर में पंजाब का ये प्रोविंस अंग्रेजों के हाथों हार गया। पंजाबी बोली और सिख धर्म के हिसाब से एक साम्राज्य का गठन भारत की आजादी से कई साल पहले 18वीं सदी में हो चुका था और यहीं से खालिस्तान की शुरुआत हुई थी, जिसे उस दौर में पंजाब सूबा भी कहा जाता था। बाद में आया 1947 का वो दौर जो सिखों की सबसे बड़ी समस्या बन गया। अगस्त 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन दो हिस्सों में बंट भी गया था। मुस्लिम ईस्ट पंजाब से वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो हिंदू और सिख पश्चिमी पंजाब या यूं कहे पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे। दोनों तरफ हत्याएं हो रही थी। इसी दौरान इतिहास का पंजाब भी दो हिस्सों में बंट गया। ईस्ट पंजाब भारत का होकर रह गया, तो वेस्ट पंजाब, जहां सिखों का एक बहुत बड़ा समूह रहता था, वो सिंध के साथ पाकिस्तान में जा मिला। बंटवारे के इस दर्द के साथ सिखों के बीच एक आवाज गूंजने लगी, जिसने विरोध का रूप लेने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। इस बंटवारे में सबसे ज्यादा नुकसान हम सिखों का हुआ है। हमारा सिंध पाकिस्तान से जा मिला, हम अपनी ही जमीन से बेदखल कर दिए गए, परिवार छूट गए, गांव छूट गए, पड़ोसी छूट गए। महाराजा रणजीत सिंह की देखरेख में जो सिख साम्राज्य 18वीं सदी तक एकजुट रहा, बंटवारे ने आखिरकार सिख साम्राज्य को टुकड़ों में बांट ही दिया। 1947 से बंटवारे का दर्द अपने दिल में छुपाए सिख आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग अंदर छुपी हुई थी, जो 1956 के दौरान खुलकर बाहर आने लगी। यहाँ पर सिख समुदाय भी दो अलग अलग गुटों में बटा हुआ था। एक थे निरंकारी, जो ये मानते थे कि 10वें धर्म गुरु के बाद और भी जीवित गुरु हो सकते हैं। वहीं दूसरे थे कट्टर सिख, जो 10वें धर्म गुरु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही अनंत काल तक गुरु की उपाधि दे चुके थे। फिर भी दो अलग अलग गुटों के बावजूद भी सिखों का समुदाय एक धर्म और एक तरह की बोली के साथ बंधा हुआ था। 1956 में सिखों ने एक बार फिर आवाज उठानी शुरू की। हमें एक अलग सिख मेजॉरिटी स्टेट चाहिए, हमें सिखों का एक अलग सूबा चाहिए। लेकिन भारत सरकार सिखों की इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर ने सामने आकर बोला, सिख मेजॉरिटी स्टेट की मांग सही नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी नहीं है, इसे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, सिख मेजॉरिटी स्टेट नहीं तो कम से कम हमें ऑटोनॉमी का तो अधिकार है। सिख समुदाय अपने लिए ऑटोनॉमी की मांग करता है। सिखों का एक बड़ा समूह उस दौरान ये चाहता था कि उन्हें थोड़ी स्वायत्तता मिल जाए, या यूं कहें ऑटोनॉमी का अधिकार उन्हें दिया जाए, और यहीं से खालिस्तान की मांग बढ़ चढ़कर शुरू होती है। 1920 में पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत हुई, जिसे अकाली दल के नाम से जाना जाता है। हमें पंजाब सूबा चाहिए,
जहां पंजाबी भाषा ज्यादा बोली जाती है। हमें अपना एक राज्य चाहिए। हम धर्म की नहीं भाषा की बात कर रहे हैं। जब सारे राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा गया है तो पंजाब को क्यों नहीं? और आखिरकार अकाली दल की भाषा के नाम पर शुरू की गई रणनीति अपना रंग दिखाने लगी और 1966 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को अलग किया गया और पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। बंटवारे और उस दौरान हो रहे दंगों के बाद भी जो सिख भारत में थे, उन्हें आखिरकार उनका अधिकार मिल गया था। लेकिन अब परेशानी की शुरुआत हुई सिख डायस्पोरा की ओर से। डायस्पोरा का मतलब वो लोग जो देश छोड़कर हमेशा के लिए बाहर बस चुके हैं। और सिखों की तरफ नजर घुमाएं तो इनकी बहुत सी आबादी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और यूएसए में बसती है। आज की भाषा में कहा जाए तो ऐसे ही एक एनआरआई सिख ने कनाडा से एक आवाज को पंजाब तक पहुंचाना शुरू किया। हमें पंजाब एक अलग देश चाहिए। हमें अपनी खुद की पहचान चाहिए। हमें खालिस्तान चाहिए। ये थे जगजीत सिंह चौहान, जिन्होंने विदेश में जा बसे सिखों को ये समझाने की कोशिश की और अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए डोनेशन इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स में विदेश में बसे सिखों ने खबर भी छपवा दी कि खालिस्तान एक अलग राज्य बन रहा है और तो और खालिस्तान की करेंसी की छपाई भी शुरू हो गई। वहीं अकाली दल अलग बात कर रहे थे। 20 साल से जब से भारत आजाद हुआ है, पानी को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, पंजाब की इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। हम एक अलग देश की नहीं पर एक अलग समृद्ध राज्य की इच्छा रखते हैं। पंजाब की समस्याएं दूर होनी चाहिए। अकाली दल ने ऑन पेपर कभी भी खालिस्तान को एक अलग देश बनाने की मांग नहीं की, पर हाँ, वो भी पंजाब को ऑटोनॉमी दिलाना चाहते थे। वहीं जब 1966 के बाद पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, अभी भी राजनीति, पानी, जमीन, रिसोर्सेज को लेकर समस्याएं पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के बीच चली आ रही थी। ऐसे में 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया गया। 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के तहत हम सिखों की कुछ मांग है जिसे भारत सरकार को पूरा करना होगा। शुरुआत में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में सिख राज्य पंजाब के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए मांगे सामने रखी गई। ये खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे थे। हम एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं, पूरा सिख समुदाय आज किसी भी हालत में भारत से अलग होना नहीं चाहता। हम तो सिर्फ भारत में ही सिखों की तरह रहना चाहते हैं, अपनी पहचान कायम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत हमारे धार्मिक रीति रिवाज और नियमों में किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दखल ना करे। हम भारत में भारतीय की तरह ही रहना चाहते हैं। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए सिखों के द्वारा सरकार से ये सभी मांगे सामने आने लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को डिसेंट्रलाइज कीजिए। हर बात पर दिल्ली से पंजाब में हस्तक्षेप सही नहीं है। चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंप दिया जाए। हरियाणा के वो इलाके जहां आज भी पंजाबी बोली जाती है, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर के बीच में है, उन्हें पंजाब को वापस कर दिया जाए। पंजाब में लैंड रिफॉर्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होना चाहिए। सोसाइटी के कमजोर तबके को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए। हम ऑल इंडिया गुरुद्वारा कमेटी की मांग करते हैं, जो भारत के हर गुरुद्वारे की देखरेख करेगी। पंजाब से बाहर जो पंजाबी भारत के दूसरे राज्यों में बसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाए। फौज में सिखों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा ली जाए। सिख रेजिमेंट के तहत ही नहीं बल्कि सिखों को आर्मी में खुलकर जाने का अधिकार दिया जाए। शुरुआती दौर में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की सभी मांगों को लगभग मान भी लिया गया था और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे 1970 के आते आते सिखों को ये लगने लगा कि ये रेजोल्यूशन अब सिर्फ नाम का रह गया है। भारत के नेता इसे पूरी तरह से भूल चुके हैं। आनंदपुर रेजोल्यूशन एक अलगाववादी और देश विरोधी मांग है। ये तो बंटवारे की मांग कर रहे हैं। इसमें जो भी बातें कही गई हैं, वो भारत से अलग होने को लेकर कही गई हैं। यहाँ पर ऑटोनॉमी की बात नहीं हो रही है, इसलिए केंद्र सरकार इसे पूरा नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में आनंदपुर रेजोल्यूशन को दरकिनार कर दिया। ऐसे में शुरुआत से ही सिख समुदाय के अंदर इंदिरा गांधी को लेकर एक विरोध की भावना थी, क्योंकि वो उनकी मांगों को मानने से इनकार कर रही थी और यहीं से सिखों की समस्या बढ़ने लगी। फिर आए भिंडरा वाले, जिन्होंने खालिस्तान की छिपी हुई मांग को खुलकर उठाना शुरू किया और इंदिरा गांधी को जिस जरनैल सिंह भिंडरा वाले की सत्ता में आने और उसकी ताकत बढ़ने का अफसोस था, कहीं ना कहीं उसे बढ़ावा कांग्रेस से ही मिला था।